अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए डीलर प्राइसिंग मैकेनिज्म अपनाते हुए हुकूमत का रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल का फैसला ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम एसोसिएशन और अवाम उन्नास को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। इस हुकूमती इकदाम पर नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ साहब ने हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन से आम आवाम को नहीं बल्कि मिडलमैन को फायदा मिलेगा और चोर दरवाजे से करप्शन का एक रास्ता खुल जाएगा। ताहम वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काबीना के पास समरी लाई जाएगी। जो मामला कई साल से लटका हुआ है वो अगले 2 हफ्ते में हल किया जाएगा। काबीना के पास ओगरा की मशावरत के साथ डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए एक पेशरफ्त का लाएअमल और समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी कि वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के देंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब की यकीन दहानी पर एहतजाज की कॉल मौखर करते हुए कहा कि उम्मीद है 2 हफ्तों में कमीशन और मार्जिन का मामला हल हो जाएगा। डेली प्राइसेस के मामले पर 2 हफ्तों का ट्रायल चलाया जाएगा। अगर मुश्किलात बढ़ी तो पुराने माहाना रिव्यू निज़ाम पर गौर होगा। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 वीक्स हमारा वो जो कमीशन वाला मार्जिन वाला मामला है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वो हल हो जाएगा। गुज़िश्ता 6 रोज के दौरान पेट्रोल 10 रुपए जबकि डीजल 44 रुपए महंगा हो चुका है। बढ़ती महंगाई में पिसती आवाम अब रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ पेट्रोल का बोझ बर्दाश्त करेगी बल्कि हर दिन ट्रांसपोर्ट के बढ़ते किरायों से भी लड़ेगी। इस हालिया हुकूमती फैसले पर आवाम क्या कहती है, हमारे टीम मेंबर सदाकत हुसैन ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। हर चीज लेने जाते हुए कहते पेट्रोल महंगा है जी। अभी कल पेट्रोल डलवाया था 310 था, आज 321 चला गया पेट्रोल। कल अब 350 से ज्यादा 300 को पता नहीं है। हुकूमत 50 रुपए महंगा करती है, 10 रुपए कम करती है। मैं तो पैदल चलता हूँ, जहाँ जाता हूँ पैदल, क्या करें। इन्होंने ऐप निकाली थी जी मरियम को बताओ, 3 महीने हो गए हैं मरियम को बता दिया लेकिन मरियम साहबा कोई बात नहीं सुनी। मेरी तनख्वाह में तो एक चूल्हा नहीं जलता पूरा महीने का। मुझे तो एक पैसा भी रिलीफ आज तक नहीं मिला, इनसे कोई उम्मीद नहीं है रिलीफ का। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है। लाइट है ही नहीं, गैस महंगा है, बिजली महंगी है, डेली का पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, पैदल से भी रह गए। गरीब बंदे का गुजारा पहले मुश्किल था, अब तो रोज के रद्दो बदल में पता नहीं किस वक्त कौन सा किधर से तूफान गिर जाए। मजदूर बंदे अभी क्या करे, दिहाड़ी लगा के आते हैं वो ही पेट्रोल में चले जाते हैं। अभी 500 रुपए का डलाया थे, 2000 रुपए दिहाड़ी है। पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होती है, रात को और होती है, सुबह और होती है, लेकिन सवारी होती है वो पिछले 5 साल के हिसाब से वो पेमेंट करती है। आए दिन पेट्रोल महंगा, आए दिन पेट्रोल महंगा, गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे यार। आवाम को लगा देते हैं ये हो रहा है ये हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है। पेट्रोल की रोज कीमत पर नीचे चाव से हमारा पहिया जाम हो गया है। महंगाई बढ़ी है, इनकम तो सर नहीं बढ़ी। जिस शॉप में 10 वर्कर काम करते वहाँ सिर्फ 2 एक वर्कर काम कर रहा है। क्या वजह है? महंगाई की वजह से बिल पे अदा नहीं हो रहे, लोगों को खाना पीना दाव बना हुआ है। हुकूमती दावों और अवामी हकीकत के दरमियान फासला नापना हो तो शायद वक्त के हुक्मरान उसकी बेहतरीन मिसाल साबित होंगे। एक तरफ किफायत शुआरी मुहिम के नाम पर कौम को सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी का दर्ज दिया जाता रहा है, तो दूसरी तरफ आला ब्यूरोक्रेसी के लिए तकरीबन 1.8 अरब रुपए की खुसूसी अलाउंसेस की मंजूरी दी जा रही है। इसी दौरान हुकूमत अमेरिका से बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के नाम से $10 अरब की माली सहूलत हासिल करने की कोशिशों में भी मसरूफ है। यूं मंजरनामा यह है कि खजाना खाली है मगर मराआत बरकरार रहेंगी, कर्ज दरकार है मगर इस्लाहात नापैद हैं। हुकूमत की तरजीहात ह्यूमन डेवलपमेंट के बजाय सीमेंट, रेत और सरिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तरक्याती कामों पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की गुज़िश्ता रोज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों की ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा और ना चचा वज़ीर आज़म है। अपने वालिद को बता दे सड़क बनानी थी तो 3 बार वज़ीर आज़म रहे, बना देते। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है ना चाचा वज़ीर आज़म है। जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है, 4-3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते।
मीरपुर में जलसे आम से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद करते हुए कहा कि एक वजीर कह रहा है कि रावला कोर्ट को कश्मीर नहीं मानता। कल साबिक वजीर आजम और वजीर आला साहिबा ने उन बयानात की मजम्मत नहीं की, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये वफाक और नून लीग की पॉलिसी है। अगर आपका वजीर ये कह रहा है और इस बात पे कायम है और आज तक कायम है, वो नहीं मानता कि मीरपुर कश्मीर का है, वो नहीं मानता कि रावला कोट कश्मीर का है। साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, इन बयानात को बेमज़म्मत की, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। ईरान अमेरिका जंग के असरात बहरे अहमर तक पहुंच चुके हैं और हूसी बागियों की जानिब से बाबुल मंदब को बंद करने के ऐलान से तेल की तरसील को लेकर गैर यकीनी और खदशात पैदा हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान हूसी मिलिशिया की जानिब से सऊदी अरब और रेड सी में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई सलामती, आलमी तिजारत और बैनुल-अक़वामी बहरी निज़ाम के लिए खतरा करार देता है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या मुल्की बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा समझा जाएगा और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तमाम ज़रूरी इकदाम का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और बहरी जहाज रानी की हिफाजत यकीनी बनाएं। और नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर, और हम आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम उरूज पे है उसी पे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा, आज पीपल्स पार्टी भी जलसे से खिताब करी थी। गुज़िश्ता रोज़ आपकी पार्टी ने एक सियासी पावर का मुजाहिरा किया मुजफ्फराबाद में। आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तनकीद कर रहे थे काफ़ी, और उस पर आने से पहले मैं उनके एक गिला जो उन्होंने उसका इजहार किया आज, वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर के मामले पर उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी, मगर हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मैं इस वक्त इत्तेफाक से आज़ाद कश्मीर में ही मौजूद हूँ। और आज़ाद कश्मीर के जो 3 डिवीजन के इलेक्शंस हैं वो 3 मुख्तलिफ तारीखों में हो रहे हैं, और सबसे पहला जो मरला है वो 27 जुलाई का मीरपुर में है। तो मैं इस वक्त मीरपुर डिवीजन में हूँ अपनी पार्टी की, यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में, और यहाँ पे आज मीरपुर शहर में जलसा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। तो पहले जरा हम वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपके टीवी चैनल ने दिखाया होगा कि वो कितना कामयाब जलसा था। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा कामयाब जलसा नहीं था, चलें इसको इस तरह कह देते हैं, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे जो मकबूलियत है उसका अंदाजा होता है। दूसरी बात जो आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की, पीपल्स पार्टी जब तनकीद करती है जलसों पे आज़ाद कश्मीर में, तो ये बिल्कुल यकसर भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, वो पीपल्स पार्टी के हैं, फैसल राठौर साहब। तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन उन्होंने बनाना है यहाँ आज़ाद कश्मीर में। अगर उन्हें किसी तरह की कोई फैसिलिटेशन सके गवर्नमेंट से चाहिए तो वो मैं वादा करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ कि हम जरूर देंगे, लेकिन आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्टी तो यहाँ पे अपोजिशन में है, वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन में साथ बैठेगी, और आपकी तरफ से भी आपको कोई नुमाइंदगी चाहिए होगी तो वो हम देंगे, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखिए, हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी में फर्क क्या है। हम अपनी जो सियासी जमातों की पाकिस्तान की आपस में जो सियासी पंजा आजमाई होती है, बिल्कुल होती है, ये तो सियासत में हुस्न है, वो पाकिस्तान तक महदूद रखते हैं। हम वो आज़ाद कश्मीर में लेके नहीं आते कि यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन में तनाव है तो आप उसके मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत में डालने की कोशिश करें। तो दोबारा मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे तमाम तर फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने लिए, जो हमसे मदद मांगी गई, एंडोर्समेंट मांगी गई, वो वफाकी हुकूमत ने दी। मैं बार ये बात कह रहा हूँ कि हम जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने अदा की, लेकिन आप गवर्नमेंट में होने के बावजूद यकसर तमाम तर जिम्मेदारियों से मुबर्रा होके फेडरल गवर्नमेंट को अलाइन करें, मिलाइन करें, ये किसी तरह भी
आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में देरपा अमन के क़याम के लिए और यहाँ पे जो हम पीस की बात करते हैं उसके लिए बेहतर नहीं है। इस वक्त इलेक्शन ही वाहिद हल है। तीसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो जिस तनाव की कैफियत की मैंने बात की उसका हल एक गैर जानिबदार गैर मुतनाज़ा इलेक्शन है जो इंशाल्लाह ताला होगा। उन्होंने ऑलरेडी बिलावल साहब ने आज शफाफियत पे सवाल उठा दिया है। वो कह रहे हैं आपने इतने रोज से मोबाइल इंटरनेट बंद रखा हुआ है, कम से कम वो तो खोल दिया जाए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। बाकी अगर किसी जगह के ऊपर नेट में कोई इशू है तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी है, हमारे उम्मीदवारों के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी है, IPP के उम्मीदवारों के लिए, जमात इस्लामी जो जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं सब के लिए यकसा और मसावी सहूलियात भी हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है सब के लिए। ये तो नहीं है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स की या उनके वोटर्स के कुछ में जाम की हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सियासी मफाद के लिए यहाँ पे ऐसे मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर की पुरअमन और आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत फजाओं को आलूदा करेंगे और आलूदा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं नैयर बुखारी साहब गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का जो फैसला था उसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वफाक को उसका जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा जी आपका वजीर है जो इस वक्त कश्मीर अफेयर्स की जो पूरा पोर्टफोलियो है वो उनके पास है, सो आप वफाक जिम्मेदार है। देखिए, मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि जो वफाकी वजीर है उमूर कश्मीर के, उनके पास आज़ाद कश्मीर के जो गवर्नेंस के इख्तियारात हैं वो उनके पास नहीं है। देखिए, ये तो एकेडमिक क्वेश्चन है ना, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है, और प्राइम मिनिस्टर के पास है। यहाँ पे जो उन्हें कलअदम करार करने का नोटिफिकेशन निकाला गया है उस पर क्या अमीर मकाम के दस्तखत हैं, लेकिन हमने उसे एंडोर्स किया है। मैं बिल्कुल इस बात से पीछे नहीं हट रहा कि हमने उस फैसले की तौसीक की है, लेकिन मजबूरी में तो नहीं की आपने। जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। असल बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि ये एक ज्वाइंट फैसला था, चले इसको इस तरह कह लेते हैं, और आज़ाद कश्मीर में अमन के लिए, इलेक्शन के इनेकाद के लिए अथॉरिटीज ने जरूरी समझा कि ये फैसला जो है ये किया जाए। अब आप उससे दामन क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इससे आपकी यहाँ पे अवामी मकबूलियत में इजाफा होगा? कतई तौर पे नहीं होगा। ये गलतफहमी है इनको कि इस तरह के यहाँ पे वो पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लेंगे। मैं तो यहाँ पे फील्ड में बैठा हूँ, मुझे आज से 10 दिन हो गए हैं आज़ाद कश्मीर में, किसी जगह के ऊपर कोई इनकी पजीराई नहीं है। जो इनके जलसे हो रहे हैं फ्लॉप तरीन हो रहे हैं। आज मीरपुर का जलसा इनका जो है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसकी तस्वीर अगर कहें तो मैं वीडियोस आपको यहाँ से भेजता हूँ। कुछ भी नहीं, इस तरह के बयानात में नहीं आप इलेक्शन जीत सकते। वो कह रहे हैं आपने पूरे कश्मीर को जो है इस वक्त वो सजा दे रहे हैं। बट एक और बात है डॉक्टर साहब, आज बिलावल साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर वजीर दिफा का उन्होंने आज फिर हवाला दिया नाम लिए बगैर। वो कहते हैं कि पार्टी की आदत आपकी, गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में जब वो खिताब कर रही थी तो कम अज़ कम उनके बयान के हवाले से तो कोई बयान देते। कहते हैं कि या माफ़ी आती या जो है वो ओहदा जो है वो छोड़ा जाता, लेकिन वफाकी हुकूमत वो कहते हैं कि वो भी बयान ना देकर ये रिफ्लेक्ट करता है अब ये कि वफाक भी सेम पेज पर है, वो भी यही सोचती है जो वजीर दिफा सोचते हैं, वफाक की भी यही पॉलिसी है, नून लीग की भी यही पॉलिसी है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इनके जलसों में जो अवाम की शमूलियत बतदरीज कम हो रही है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनकी ये बातें हैं। ये गड़े मुर्दे हैं जो काटने की वो कोशिश करते हैं, इससे इन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा। देखें बात ये है नहीं, लेकिन वो बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं? एक दफा से एड्रेस कर दें आप लोग। मैं इन्हें एक मशवरा दे रहा हूँ आपकी इसादत से, जो यहाँ पे आके प्रोग्राम और जलसे कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के काबिल एहतराम लीडर्स, कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट है, आप यहाँ पे जलसों में ये बताएं, सियासी मशवरा है उन्हें, कि हमने जो हमारी 6 महीने की 8 महीने की गवर्नमेंट थी इसमें हमने क्या किया, अगली हमारी गवर्नमेंट आ सकती है तो हम कश्मीर के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या मंसूबे हैं, सिंध में हमने ये किया है अपने अवाम के लिए, वो हम आपके लिए करेंगे। हम यहाँ पे मंसूबे बताते हैं अपने,
हम बताते हैं पंजाब में हमने सुथरा पंजाब किया। सर वो आपका बड़ा सुथरा एतराज कश्मीर उठा रही करेंगे। है पीपल्स पार्टी, वो वहाँ कह पे रही है हम- इलेक्शन कमीशन नोटिस ले इस बात का कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जो वजीर आला पंजाब जाके कल उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी, 10 बसें, क्लिनिक ऑन व्हील्स, 5000 लैपटॉप्स, ये तमाम जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। फिर बिलावल साहब ने सवाल किया और मरियम साहिबा की तकरीर के हवाले से वो कहते हैं तरक्याती मंसूबे जो है उनकी आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे वालिद साहब भी आपके वजीर आजम नहीं रहे हो, चचा भी वजीर आजम नहीं हो। और उन्होंने कहा आप बता दें घर में कि किसने करने थे तरक्याती काम, जो सड़क बनानी थी। 3 बार मियां साहब वजीर आजम रह चुके हैं। देखिए बात यह है कि यहाँ पे जब हमारी गवर्नमेंट रही है, मैं सिर्फ आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का कहेंगे तो वहां पे भी कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि हमारे अदवार में क्या हुआ है और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट रही है, मुतअद्दिद उनके यहाँ पे वज़ीर आज़म रहे हैं। अमेरिका का नाम मैं जानता हूँ, अभी भी उनके वज़ीर आज़म यहाँ पे हैं। वो बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने क्या काम किए। असल तो कंपटीशन इसमें होना चाहिए। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जलसों में आप अपने कारनामे बताएं जो आपने आजाद कश्मीर में किए हैं या पाकिस्तान में कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐलान करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर कोई मंसूबों की बात यहाँ पे की है तो इस वक्त कोई मंसूबे का इफ्तिताह यहाँ नहीं हो सकता। इलेक्शन कैंपेन में आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फ्यूचर प्लान दे रही है कि हम गवर्नमेंट में आने के बाद ये काम करेंगे तो आप भी दें। आप अपने वज़ीर आला को बुलाएं सिंध से, वो यहाँ पे आके तकरीरें करें, वो ले आए, बसें लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेके आए, दें लोगों को। हम तो खुश होते हैं, हम तो लिख के देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कि इनसे किसी नहीं तरह सर, का लेकिन कोई वो सवाल तकरीर में ना भी इस किया किस्म जाए। की बातें अभी जो हम की तो जा रही हैं, तो वो चाहते कह रहे हैं कि आवाम को फायदा हो। सियासी ल्योर करने के लिए वोटर्स को जो है वो सियासी ब्राइब के जमरे में आता है, वो कह रहे हैं। देखिए वो जो कह रहे हैं वो उन्हें कहने दें, मैं उनकी हर बात का जवाब देने का तो मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम अपना कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए अपना विजन दे रहे हैं, अपना रोड मैप दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हम कर रहे हैं, हम अपना उसका सेकंड जो फेज है हम बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे करेंगे। जो जो मंसूबे मरियम नवाज पंजाब में कर रही हैं, उन्होंने बताया है कि वो मंसूबे मैं कश्मीर में लेके आऊंगी, कश्मीर की आवाम को खुशहाली और यहाँ पे अमन, ये हमारी कोशिश है। हम इस पे सियासत कर रहे हैं, हम इसके ऊपर जलसे कर, और उनके जलसों में इस वक्त आपको जो उल्लू बोलते हुए नजर आते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो सिर्फ इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। तो कोई अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं दे रहे, ना उनके पास है। ये ताने और कोसने देने से इलेक्शन नहीं जीते जाते, ये मेरा उनको मशवरा है। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन करें अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडाट। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस हवाले से कि दुनिया में हम ये एक उसूल देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो जो गवर्नमेंट्स होती है, हुकूमतें होती हैं, वो अपनी एविडेंस बेस्ड कारकर्दगी अपने वोटर्स के सामने रखती हैं नंबर्स की सूरत में कि जब हम आए थे तो ये था और जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो ये है। मगर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि, और जो कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, आज़ाद कश्मीर में भी आए रोज़ देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में सियासी जमातें एक दूसरे पर ज़ाती हमले ज़्यादा कर रही हैं और इस तरह का ख्वाब आवाम को दिखाया जा रहा है जो परहैप्स मुमकिन नहीं नज़र आता होता हुआ। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने देखा होगा कि उसको कराची नहीं लाहौर जैसा बना देंगे। अभी आज़ाद कश्मीर को भी यही बताया जा रहा है वहाँ की आवाम को कि हम लाहौर जैसा बना देंगे। तो सियासी जमातों के पास आपके ख्याल में कारकर्दगी ख़त्म हो गई है या सियासी नारे ख़त्म हो गए हैं? बहुत शुक्रिया। ये जो सियासी जमातें हैं, असूली बात तो आप सही कह रही हैं कि आइडियली तो उनको अपना मंशूर पेश करना चाहिए और अपनी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम से वोट मांगने चाहिए और उसकी बुनियाद पे लोगों को वोट देना भी चाहिए। जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो, जिसकी कारकर्दगी बुरी हो, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ सियासी जमातों का कसूर है कि वो ऐसा नहीं करते, वहाँ वोट देने वालों का भी किसी हद तक कसूर है, क्योंकि वोट देने वाले अमूमन इस तरह की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू को अमूमन बहुत बोरिंग समझते हैं और उसको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो सीरियस बात होती है। वो भी इस बात का ज़्यादा मज़ा लेते हैं जब सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर पर्सनल किस्म का अटैक करते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे लोग ज़रा ज़्यादा उनके अंदर जोश पैदा हो। तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे स्लोगन्स
की सियासत ज़्यादा होती है बनिस्बत कारकर्दगी की सियासत के। और इसमें सियासी जमातें भी ये महसूस करती हैं कि चूंकि ऐसा है तो वो भी इसी को अहमियत देती हैं, खा वो मुस्तकिल तौर पे ना भी हो तो इलेक्शन के दिनों में बाज़ पार्टियां जो एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं, जैसे कि इस वक्त है पीपल्स पार्टी और PMLN, वैसे तो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, लेकिन इलेक्शन के सीजन में AJK में वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अवाम के अंदर ये कबूल होगा तो आर्जी तौर पर ही सही कम अज कम ये पोस्चर अडॉप्ट किया जाए। और लेकिन आपने यही कुछ देखा गिलगित बल्तिस्तान की भी जब इंतखाबी मुहिम हो रही थी, एक दूसरे के साथ ये नोक झोंक पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी नजर आ रही थी। अहमद साहब एक दूसरे को ताने जो है वो दिए जा रहे थे आपको, और फिर जब अल्टीमेटली जब रिजल्ट्स आए तो फिर नून लीग बरमला ये कहती थी कि हम हुकूमत साजी में मदद ज़रूर फराहम करेंगे पीपल्स पार्टी को। सो आपके ख्याल में अवाम क्या आज के इस दौर में इस सब को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, लेकिन देखिए लोगों के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे लोगों की अपने अपना भी एजेंडा होता है वोटर्स का। उनका एक बड़ी तादाद का एजेंडा ये होता है कि उनके पर्सनल कई किस्म के काम होते हैं, जैसे किसी को अपने थाने के अंदर काम है, किसी कचहरी में काम है, DC ऑफिस में काम है, बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों की नौकरी का सवाल है, इस तरह के मामलात होते हैं। फिर अगर उससे भी थोड़ा सा ऊपर उठें तो बिल्कुल लोकल लेवल की, विलेज लेवल की डेवलपमेंट का काम है, कोई सड़क गली पक्की करानी है, कहीं वाटर सप्लाई पहुंचानी है, तो वो बेसिकली इन्हसार करते हैं अपने इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर। तो वो अगर जिस तरह के भी लोग हों और उनका जो भी एजेंडा एज ए पार्टी हो, लेकिन अगर वो उनकी मदद करने को तैयार है इंडिविजुअल वोटर्स की, तो वो उनके साथ देने को तैयार हो जाते हैं। और इसमें मैं फर्दर भी कुछ के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है अहमद साहब, मैं चाहूँगी कि आप उस पर अपना तबसरा ज़रूर दें, लेकिन आप चूँकि एक तवील अरसे से पार्लियामेंट को एनालाइज करते रहे हैं और उस पर रिपोर्ट जारी करते रहे, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसको आपने गुज़िश्ता 1 से 2 दिहाइयों में क्या ऐसी तनज़्ज़ुली इसमें किस तरह की देखी है कि अब जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं वो मोर और लेस तो लगता है कि एक रोबोटिक एक्सरसाइज है, और वोटर्स की जो है जहाँ पर दिलचस्पी भी काफ़ी हद तक हमें कम इंडिफरेंट लगते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम भी जाके उनसे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यूज़ भी सामने आते हैं कि जी हम वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे। फॉर्म 47 का एलिमेंट भी फिर बहुत ज़्यादा नुमाया हो गया सियासी जमातों की जानिब से। आप देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी एक दूसरे को फॉर्म 47 के भी ताने दिए जा रहे हैं। ये इस किस्म की जो पूरी सूरत हाल है, क्या निज़ाम किसी आपके ख्याल में ऐसे नहज पर आ गया है कि इसमें अब शायद ये मैटर ही नहीं करता कि आप किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और वोटर की राय भी जो है वो किसी हद तक परहैप्स मिनिमाइज हो गई है? एक बहुत थोड़ा सी तादाद ऐसी होती है जो पॉलिसियों और गवर्नेंस की क्वालिटी के ऊपर निगाह रखती है, वो बहुत थोड़ी तादाद है। उनके अंदर कभी कभी उनकी तादाद इसलिए बढ़ जाती है कि वो कोई ऐसा उम्मीदवार या ऐसा कोई पार्टी कंटेस्ट कर रही होती है जिससे उनको उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं कि ये निज़ाम के अंदर बड़ी तब्दीली लाएंगे। ऐसी कोई पार्टी जब कंटेस्ट कर ली हो, या हमने 1970 में तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का मगरबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का ईस्ट पाकिस्तान में फिनामिना देखा था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट था। फिर हालिया दिनों में 2018 के इलेक्शन में ये PTI से ये तवक्कुआत वाबस्ता थी, किसी हद तक 2024 में भी वाबस्ता थी। फिर एक फैक्टर ये होता है कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार, जो उम्मीदवार ऐसा हो जिसके ऊपर उनके ख्याल में ज्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, वो विक्टिम हो, तो विक्टिमहुड को भी लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ उसकी कारकर्दगी जैसी भी क्यों ना हो। अगर वो विक्टिम हो गया है तो फिर लोग उसको डिसरिगार्ड करके परफॉर्मेंस को उसका साथ भी देंगे। तो एक मल्टी फेसेटेड सा एक सिस्टम है जिसमें लोग वोट देते हैं। और आपने जो जिक्र किया है साहब विक्टिमहुड का भी, परहैप्स यही कुछ बाज़गश भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में बड़ा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो मैदान छोड़ गए। ये ज़रूर बताइएगा कि वो जो एक तवील अरसे तक हम 2 पार्टी सिस्टम देखते थे, अब वो दोबारा से आपको नज़र आ रहा है कि वो रीएक्टिवेट हो गया है, और PTI का तमाम फोरम से निकल जाना, एग्जिट स्ट्रैटेजी उनकी, वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता था कि PTI बिलाखिर इस पे हिस्सा लेगी, और मैंने बार बार प्लीड भी किया, उनसे भी कहा
कि इलेक्शन को बायकॉट करना कभी भी तारीख में अच्छी पॉलिसी नहीं निकली, और जिन पार्टियों ने ऐसा किया है उन्होंने रिग्रेट किया है। तो आप ऐसा ना करें, आपको कम से कम लोगों को मोबिलाइज करने का मौका मिलेगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनकी माजी की जो पॉलिसियां रही हैं उन्होंने भी उनको नुकसान पहुंचाया है, जो रिजेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, जैसे असम्बली से इस्तीफे दे देना या असम्बली को डिसॉल्व कर देना। तो इसी तरह ये बायकॉट भी दुरुस्त फैसला मेरे ख्याल में तो नहीं है। लेकिन वो निज़ाम से इतने मायूस हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि हमें अब प्रोटेस्ट ही करना चाहिए, और प्रोटेस्ट का एक तरीका ये है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनके जो उम्मीदवार हैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के, वो हिस्सा ले रहे होंगे, और वो बाद में इस बात को डिक्लेयर भी करेंगे कि उनकी किस पार्टी के साथ हमदर्दियाँ हैं। जैसा कि आपने देखा 2024 में भी पार्टी की बुनियाद पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन एक बड़ी तादाद ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लिया, और उनके जो वोट शेयर था वो बाकी पार्टियों से ज्यादा था। सबसे बड़ी पार्टी तो पीटीआई ही थी, बावजूद इसके कि पीटीआई बैलेट पेपर के ऊपर उनका निशान नहीं था। लेकिन ये जो पीटीआई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पीछे हटती जा रही है, उसमें एक रोशनी की किरण मुझे ये नजर आई है कि मैंने ये सुना था और पढ़ा था कि उन्होंने कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें वापस जाने का फैसला किया है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। नहीं सर, वो अभी भी आमिर डोगर साहब ने रिसेंटली कहा था वो फैसला मशरूत है इमरान खान साहब की अप्रूवल से। सो राय जरूर पाई जाती है। सेनेटर अली जफर साहब हो, पार्लिमानी लीडर है सेनेट में इस जमात के, वो भी राय रखते हैं कि कमिटीज कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तमाम जगहों पे पार्टिसिपेशन जरूरी है। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब ने फिर मिलाकर क्या कहेंगे, लेकिन ये सेंटीमेंट जो पार्टी में मौजूद है, मैं समझता हूँ पार्टी को हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब से तो राब्ता हो नहीं पाता, उनसे मुलाकातें हो नहीं रही। तो इसलिए पार्टी को कुछ अपना डिसीजन मेकिंग का एक सिस्टम बना लेना चाहिए। वो आर्जी तौर पर सही, इंटरिम ही सही, उनको जो अक्सरियत की राय पाई जाती है उसके मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर आजाद जी कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। आजाद कश्मीर के इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का अगर फैसला कर सकते हैं तो कमेटी में वापस जाने का भी फैसला हो सकता है। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अब ज़रा समझाइएगा, पाकिस्तान में हमें वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते ही बताया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि अब डेली बेसिस पे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, और इससे हम एक जो डीरेगुलेशन की तरफ जो है पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनको लेकर जाने की तरफ ये एक मूव है, जिससे मार्केट अब्यूज़र्स को कर्ब कर लिया जाएगा, जिससे विंडफॉल जो गेन्स प्रॉफिट्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, फेयर प्राइसिंग इंश्योर करने के लिए कंज्यूमर्स के लिए। आपको ये सब होते हुए नज़र आ रहा है, और इससे आवाम को सादा अल्फाज में बताइएगा, डेली कल भी 4 रुपये 93 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया रात गए, क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो भुगतने जा रही है आने वाले दिनों में? देखिए सीधी सादी बात यह है कि हुकूमत जो है वो हमेशा ताकतवर तबकों को नवाजती रही है, मौजूदा हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, और उसके साथ स्टेट बैंक, SCCP, FBR ये शामिल रहे हैं। तो वही आज भी हो रहा है। तो बेसिकली ये जो खेल शुरू किया गया है, इसमें जो फवायद की बात की जा रही है वो सिर्फ ख्वाब में ही आपको नजर आएंगे, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको ज्यादा से ज्यादा एक जुमले में ये कहूंगा कि जिस वक्त हुकूमत ये कहती है कि हम करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, तो हमें भी पता होता है कि उसका मतलब क्या है। इसका मतलब भी यही है। मगर जो चीज मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो रोजाना की बुनियाद पर फैसला हुआ है, इस पर जो बहस हो रही है जिस ज्यादा शिद्दत के साथ, ये कतई गैर जरूरी है। उसका एक जुमला मैं आपको बता दूं, इससे जो ज्यादा से ज्यादा नुकसानात कोई भी आदमी बयान कर सकता है वो आप समझ लें होंगे, लेकिन उसके मुकाबले में जो हुकूमत टैक्सों की चोरी होने दे रही है, ताकतवर तबकों को मराद दे रही है, शाना अखराजात कर रही है जिसका आपने जिक्र किया, वो नुकसानात इसके नुकसानात से 1000 गुना से जायद हैं।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो 1000 गुना से जायद के नुकसानात हो रहे हैं उसके लिए तो हम बातचीत बहुत कम करते हैं, कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम चाहते क्या है। जब शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आज़म की हैसियत से ये कहा कि वफाक FBR जो है वो जितना टैक्स वसूल करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल करता है, और हमें ये भी पता है कि आवाम के ऊपर तो GST भी डाला जाता है, आवाम पर दूसरे टैक्सेस भी डाले जाते हैं, तनख्वाहदार तबकों को भी रगड़ा जाता है, लेकिन ये बरात याफ्ता तबका कौन है जो 15,000 अरब रुपये साल कम दे रहे हैं। और अगर सूबों का भी शामिल कर लें तो ये 25,000 अरब रुपये साल का नुकसान बनता है। अगर ये नुकसान आपका आधा भी पूरा कर लें तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत में 100 रुपया फी लीटर की कमी यकीनन मुमकिन है, लेकिन चूंकि अशराफिया की मईशत है इसलिए हम बात नहीं कर रहे और ये इस बात का इदराक नहीं कर रहे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए वो बढ़ जाते हैं, आपकी सनतों की पैदावारी लागत बढ़ जाती है जिससे हमारी बरामदात मुतासर होती हैं, हमारा तिजारती खसारा बढ़ता है, उससे हमारे रिजर्व गिरते हैं और हम कर्जों पर इन्हिसार करते हैं जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात हो जाते हैं। तो अशराफियों को नवाजने के लिए ये तमाम चीज़ें करना और फिर गैर ज़रूरी बहस जैसे मैंने आपसे कहा ये छेड़ी गई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की जो मुआहराई हो रही है उससे जो भी नुकसानात होंगे मैं यकीन दिलाता हूँ उससे ज़्यादा 100 गुना नुकसानात हुकूमत की गलत पॉलिसी से हो रहे हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं ईरान की मुआहरे की, ये हुकूमत की एक हिकमत अमली है कि वो इस तरफ लोगों को डाइवर्ट कर दिया। अभी आपने तीसरी बात देखी कि स्टेट बैंक ने एक स्ट्रेटेजी दे दी और उन्होंने ये कहा कि कानून 26वीं तरमीम जो पास हुई थी पार्लियामेंट ने पास की थी जिसमें ये कहा था कि 2027 तक सूद का लाजमी खात्मा कर दिया जाएगा, उसको पीछे डालने के लिए क्रिप्टो की बात शुरू कर दी। तो ये हिकमत अमली है, हमें इसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमें आवाम के मसाइल, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान लोगों की खुशहाली, इस पर बात करनी चाहिए। हमें ये चाबुक दस्ती से जो गैर जरूरी बहस में उलझा रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे इज्तनाब करें। बट डॉक्टर साहब आवाम जो है इनकी तरजीहात में है, क्योंकि अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं हमें एक तरफ अभी कुछ हफ्ते पहले आपको भी याद होगा वजीर ख़जाना बड़ा मुबारकबाद पेश कर रहे थे FBR को, वो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो अचीव करने पे, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 2 बार रिवाइज हुआ था वो टारगेट, लेकिन अचीव करने पे हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। वजीर पेट्रोलियम हमें शुरू में ही बता चुके थे जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ रही थी, लेवी जो है वो आवाम पे मुसल्लत किया जा रहा था मुसलसल 12, तो हमें बताया जा रहा था उस वक्त कि क्योंकि FBR अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा तो सबसे जो आसान तरीका है वो आवाम के ऊपर लेवी आयद करके है, जो कि अभी भी आवाम उसको भुगत रही है 100 रुपये से ज़ायद ये लेवी और टैक्सेस की मद में। सो आवाम इनकी तरजीहात में, और मैंने जिस तरह कोट किया ब्यूरोक्रेट्स को आज ही फेडरल गवर्नमेंट, ये जो फेडरल कैबिनेट है उसने काबीना ने अप्रूवल दी है 1.8 अरब रुपए की, और साथ ही 7% तक का रेस जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी, लेकिन दूसरी तरफ सारा गुस्सा आवाम पर निकल रहा है। नहीं मोहतरमा, आपने 3-4 अहम नुकात उठा दिए हैं, उन्हें इसका जवाब से देखिए कि ये अशराफिया की मईशत है, अशराफिया को नवाजा जाता है। देखिए शर्मनाक बात यह है, आपने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि जनाब टैक्सों की वसूली का जो FBR का हदफ था वो हासिल नहीं हुआ, तकरीबन 1400 अरब रुपये कम वसूल हुए। बजाय इसके कि उस पर शर्मिंदगी का इजहार करके ये कहते कि जनाब अगले साल हम कोशिश करेंगे कि अहदाफ हासिल हों, उसके बजाय कामयाबियों के दावे और मुबारक सलामत शुरू कर दी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 95-96 में टैक्स और GDP का तनासुब 14.4 था, उसके बाद GST बढ़ गया, अवाम पे टैक्सेस बढ़ गए, तनख्वाहदार तबकों को रगड़ दिया, अब हमारा 10 और 11 के दरमियान आ गया। तो अगर ये 400 बेसिस पॉइंट कम हुआ है 95-96 से, इसका तो मतलब है कि 5,000 अरब रुपया मजीद गिरा है। तो इस नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय ये खेल रचाया जा रहा है। इसी तरीके से जैसे आपने बिल्कुल सही इशारा किया, मैं आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तनख्वाहदार तबकों की ज़्यादा आती है। देखिए तनख्वाहदार तबके बरामद कुनंदगान से ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वो बात क्या करते हैं कि जी फला सियासतदान ने ये कहा, फला सियासतदान ने ये कहा। अरे भाई आप ये बात करो कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे बरामद कुनंदगान पाकिस्तान के जो हैं मालदार हैं, जो ज़री शोबे के जो लोग हैं, जो बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं,
वो उससे कम टैक्स दे रहे हैं, वो बात नहीं करते। अब आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, एक जुमला मैं आपको बता दूं, इसको कहता हूं मैं भत्ता, और इसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता। 2022 में पूरे एक साल में 127 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता इकट्ठा हुआ। इस साल का हदफ है 1676 अरब रुपया। तो आवाम को तो कुचला जा रहा है, आवाम की तरजीहात तो इनकी है, मगर उनको कुचलना तरजीहात है, उनको मराद देना तरजीहात नहीं है। इसी की वजह से आपने देखा कि मेरी जो फौज कुर्बानी दे रही है, पुलिस कुर्बानी दे रही, अवाम कुर्बानी दे रहे हैं दहशतगर्दी की जंग में, वो हम जीत क्यों नहीं पा रहे? कुर्बानी की बात इसलिए नहीं जीत पा रहे कि हुकूमतें अवाम के साथ इक्तसादी दहशतगर्दी कर रही हैं, जिसका आपने इशारा किया, पेट्रोलियम लेवी हो गया, दूसरी चीजें हो गई, बिजली के नर्क हो गए, पेट्रोल। तो अवाम को कुचल के, अवाम के साथ दहशतगर्दी करके सिर्फ कुर्बानी देकर आप जंग नहीं जीत सकते, और 2004 से नहीं जीते, अब भी नहीं जीतेंगे जब तक इक्तसादी और जो दहशतगर्दी हुकूमत कर रही है उसको रोका नहीं जाता। आपने बड़ा खूब कहा, आवाम के साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी की जा रही है हुकूमतों की जानिब से। और अब हमें हुकूमत नज़र आ रही है डॉक्टर साहब, हर साल हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह से एक्सटर्नल और जो इंटरनल कर्जे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स जो है जहाँ पर श्रिंक होते हुए इस मुल्क में नज़र आ रही है, और जो आपका इन्हिसार है कर्जों के ऊपर, अब भी बताया जा रहा है कि जी क्योंकि हमने ईरान अमेरिका के माबैन एक सालसी का किरदार अदा किया, तो अब पाकिस्तान 10 अरब डॉलर तक का जो है एक फंड वो उसके मुतलाशी है अमेरिका से। सो ये ज़रूर बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या इस किस्म के इक़दामात के मुसलसल कर्ज़ों पे इन्हिसार हम एक मुल्क से मांग के दूसरे मुल्क को दे रहे होते हैं, सो इस किस्म की रिलायंस जो है ये बाय डिज़ाइन पाकिस्तान को इस पूरे कर्ज़ों के ट्रैप में रखने का एक पूरा प्लान है, डिलिबरेटली किया जा रहा है पाकिस्तान को एक डिफ़ॉल्ट के नहज पे लेकर जाने के लिए? देखिए, बड़ी अहम बात आपने की है। बिलाशुबा हम आग से खेल रहे हैं, हम जो है वो इज्तिमाई खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, कोई ऐसे कर्जे नहीं दिया करता। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी ये कामयाबी के दावे करें, अगर मेरे स्टेट बैंक के रिजर्व 17.2 अरब डॉलर हैं, आपको भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन 12 अरब डॉलर तो दोस्त मुल्कों का पैसा है, मेरी गर्दन उनके हाथ में। अगर 12 अरब डॉलर को आप निकाल दें तो आपके पास रिजर्व हैं कहाँ? 5 अरब डॉलर के। 27 अरब डॉलर तो आपने मार्केट से डॉलर खरीदे। बुनियादी बात कर्जों की जो आपने बात की, ये बात इसलिए अहम है कि पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। मेरे मुल्क में अगले इस साल की जो अहदाफ रखे हैं उसमें इंपोर्ट्स का हदफ रखा है 70 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट 33 अरब डॉलर का, यानी दुगने से ज्यादा इंपोर्ट्स। तो ये तो खुदकशी है भाई। क्यों कर रहे हैं आप? जब आपकी एक्सपोर्ट है उतने ही आप इंपोर्ट करें, लेकिन ये अशराफियों को नवाजने के लिए बेतहाशा इंपोर्ट्स करते हैं, तिजारती खसारा होता है, तो फिर जाली रेमिटेंसेस मंगाते हैं, उन जाली रेमिटेंसेस की वजह से टैक्सों का नुकसान होता है। ये हम आग से खेल के इक्तिसादी दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं तो आपको इक्तिसादी खुदकशी कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बार बार जोर दे के कह रहा हूँ। आपने एक लफ्ज कह दिया, मैं चाहता हूँ उसको मैं वजाहत कर दूं कि हम डिफॉल्ट तो नहीं होगा, मगर वो नहीं करने देंगे। लेकिन जो खतरा है, अगर IMF ये कह दे कि जनाब आपने जो बैंकों से कर्जे लिए हैं, कौमी बचत स्कीमों में हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं, जो डोमेस्टिक कर्जे हैं, उनका हजम इतना बढ़ गया है जितना दुनिया में किसी एक मुल्क में नहीं होगा। दुनिया के किसी मुल्क में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, हमने कोई बैंकों ने सब मिला के कोई 39 हज़ार के कर्जे दे दिए हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा हुकूमत को दिया, और सनत तिजारत ज़राअत के लिए दिए 14,600 अरब। तो अगर IMF ये कहते कि ये तो कर्जे आप अदा ही नहीं कर सकते, तो इनको भी रिशेड्यूल कर दें, तो जो कौमी बचत में है इन सबका क्या होगा? ये इज्तिमाई खुदकशी है। इससे कर्जों का इन्हिसार जो 3 साल 9 महीने में बढ़ा है, वो तकरीबन 40,000 रुपए का बढ़ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 40,000 रुपए के अरब के कर्जे बढ़े, क्या इससे आवाम को कोई फायदा हुआ? ये इंपोर्टर्स को फायदा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वालों को फायदा हो गया, जो फॉरेन बैंक्स हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जिसमें हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, अल फलाह बैंक, इन्होंने बेतहाशा मुनाफा कमा लिया। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना मुनाफा, यानी एक साल में उनका जो कैपिटल था सब मिला के उससे दुगने से ज्यादा उनको मुनाफा हो गया। उन्होंने मुनाफा भी कमाया, फिर स्टॉक एक्सचेंज में 300% तक कैपिटल मार्केटलाइजेशन हो गई। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ईरान से जो आपने कराया था बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक तो ईरान से के साथ हम कराएं, अफगानिस्तान से, चीन की मदद से, और कर्जे लेने के बजाय अमेरिका से ये कहें कि जनाब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुझे लेने दें, मुझे वहां से गैस मिल जाएगी, मुझे फायदा हो जाएगा। ये लेने के बजाय कर्जे लेके कौम को फंसा रहे हैं ताकि मेरी गर्दन दूसरों के हाथ में रहे, मैं उन कर्जों को अदा ना कर सकूं। और अमेरिका फिर जिस तरह से ईरान से मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरान ने, शोधा ने इतना जबरदस्त काम अंजाम दिया है कि इस्लाम की निसात शानियां हो गई,
लेकिन क्या हम भी वो कुर्बानी दे पाएंगे, कौम वो नहीं देगी। तो फिर बेहतर ये है कि कर्जों पर इन्हिसार कम करें। अमेरिका से अगर आपको कुछ चाहिए तो तवानाई में मांगें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में मांगें, अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, अपनी बरामदात को बढ़ाएं। और पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ी है, अगर मैं आपको बताऊं कि 26 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। कुरान कहता है रब्बी ज़िदनी इल्मा। 25 अलिफ आइन कहता है कि हर 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को लाजमी और मुफ्त तालीम दें। आपके 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता कि भाई ये बजट में तो ये 50 साल में भी नहीं जाएंगे, वो भी इसको रिजेक्ट कर दे। और मैं उसमें ये सोचती हूँ कि कितनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ है डॉक्टर साहब, क्योंकि यही अभी आप देख रहे होंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसी इंतखाबी पूरी मुहिम में यही सियासी जमातें हमें क्या सुनते हैं हम 5000 के करीब लैपटॉप्स तकसीम करने की बातें, ऐलानात इस तरह से हो रहे हैं, और इस हकाइक से जो है वो क्या ये मुंह मोड़ना चाह रहे हैं, फेरना चाह रहे हैं। इनको नहीं पता कि 26 मिलियन जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ स्कूल, ये हकीकत है। पावर्टी लाइन से नीचे जो है वो कितने करोड़ों जो है अवाम इस मुल्क में वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। महंगाई की शरह, जरा आप इस पर भी रोशनी डाल दें डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कितना और अवाम अपने आप को अपनी कमर कस ले। देखिए, जून 25 में आपके महंगाई की शरह 3.2% थी, अब ये 14% से तजावुज करने वाली है। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि भारत और बांग्लादेश में महंगाई 4% और 5% है, तो मेरे मुल्क में 11, 12, 13% क्यों है? एक तो सवाल ये, क्या ये हकीकत नहीं है कि दुनिया के जो 10 ममालिक हैं जहाँ भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शामिल है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आबादी के बड़े हिस्से को, अपने बच्चों को, वो अपनी बीवी बच्चों को पेट भर के मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते? दूसरी तरफ इमारात के समंदर हैं, बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, मालदार तबके बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीब आदमी जो है न पेट भर के खाना खा सकता है, न बच्चे को तालीम दिला सकता है, न इलाज मुआवजा करा सकता है। तो उनसे क्या तवक्को करते हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ों को संजीदगी से देखा जाए। पाकिस्तान ताकतवर मुल्क है, जौहरी ताकत है, 4-5 हज़ार अरब डॉलर के जो है बलूचिस्तान में रिजर्व है। हमारा महल वकूफ इंतहाई शानदार है। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। हम मईशत को तबाह करके, जिसका आपने इशारा बड़ा खूबसूरत किया, कर्जों में इजाफा करके, अवाम को कुचल के, ताकतवर तबकों को मराद दे के ये जो सूरत हाल कर रहे हैं, इसमें तो हम अपनी गर्दन दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। इससे बचें, खुद निसारी की तरफ जाएं। बहुत ताकतवर मुल्क है, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम भारत से, दूसरे मुल्कों से ज्यादा खुशहाल हों, ज्यादा तेजी से तरक्की करें। लेकिन इस वक्त मेरे मुल्क में 1.7 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई, और अगर आप देख लें वियतनाम में, जो पाकिस्तान की मईशत से कम है, 25 अरब डॉलर की आई। तो सरमायाकारी तो आप क्या तो आ नहीं रहा है। तो सियासी बातों से, सियासी तकरीरों से, आवाम को कुचलने से, ताकतवर तबकों को मराद देने से, झूठे बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर तीनों पार्टियों के मंशूर में ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे, और वो ये कहते हैं जी ये टैक्स मेरी, अगर ये लगाएंगे तो मैं हुकूमत को गिरा दूंगा, तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर आपने मंशूर में लिखा है तो आप उसे पूरा करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।